हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंसाइटफुल वीडियो। फोकस लेक्सिकॉन इंस्टीट्यूट ने इशू कर दिया 119 पेज का सप्लीमेंट। ब्रेकिंग न्यूज, आर्बिट्रेशन मीडिएशन कॉन्सिलिएशन का 119 पेज का सप्लीमेंट आया है पेपर के लिए, और पेपर है 6 दिन दूर। क्या करें दोस्तों, कैसे करेंगे इसको? टेंशन नहीं लेने का, फोकस लेक्सिकॉन इज देयर। पहले तो आपको टेंशन नहीं लेनी, 119 पेज का सप्लीमेंट दिख रहा है पर एक्चुअली 119 पेज का है नहीं। इंस्टीट्यूट ने बीच में 2-4 चैप्टर इंट्रोड्यूस किए थे, इसके अंदर पूरे पूरे चैप्टर ही दिए हुए हैं। इसके अंदर पूरे पूरे चैप्टर ही दिए हुए हैं, तो इसके अंदर 100-150 पेज के तो चैप्टर ही चैप्टर दिए हुए हैं। और जो हमारे अमेंडमेंट्स है वो बहुत ही थोड़ी सी है। जो दोस्तों हमारी अमेंडमेंट्स है, ये रहा हमारा सप्लीमेंट। अमेंडमेंट्स जो है हमारी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक है। उसके बाद इन्होंने पेज नंबर 33 से तो पूरे पूरे चैप्टर ही लिस्ट किए हुए हैं। पूरे पूरे चैप्टर ही इन्होंने लिस्ट किए हुए हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 8, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज आपकी बुक में भी गिवन है। तो आपने अगर बुक से पढ़ रखा है या आपने मेरे नोट से पढ़ रखा है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मॉड्यूल प्लस माई नोट्स जहां पे हमने वो दे रखा है, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको ये सप्लीमेंट में ये चैप्टर रेफर करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो अब रही बात हमारे जो केस लॉज की, जो जो नए केस लॉज ऐड हुए हैं, जो हमारे नए केस लॉज इसके अंदर ऐड हुए हैं दोस्तों, वो हमारे केस लॉज पेज नंबर 33 तक 32 तक ही ऐड हुए हैं। और इन 32 के अंदर से भी मैक्सिमम केस लॉज पुराने ही हैं जो ऑलरेडी हमारी बुक में कवर्ड है, और जो मेरी फोकस लेक्सिकॉन की केस लॉ कैप्सूल के अंदर भी कवर्ड है, जिन्होंने वो बुक ली हुई है। तो जो हमारे लेटेस्ट हैं, जो उस बुक में कवर्ड नहीं है, वो इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। और वो टोटल ओनली 19 एडिशनल केस लॉज आर देयर, ओनली 19। वो भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे केस लॉज हैं, वो आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी सप्लीमेंट शीट बनाई है। टोटल 11 पेजेस की सप्लीमेंट शीट है। तो इसके अंदर मैंने आपके लिए क्या करा है दोस्तों, आपकी मैंने बहुत इसके अंदर हेडेक कम कर दी है। अब पेपर के अंदर आपके पास अगर अमेंडमेंट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन डायरेक्टली राइट दिस। दिस इज अ रेडीमेड आंसर फॉर्मेट। दिस इज अ रेडीमेड आंसर फॉर्मेट। इसमें आपको डायरेक्टली मैंने एक 5 मार्क्स का आंसर ड्राफ्ट करके दे दिया है कि आप पेपर में उसको ऐसे फैक्ट्स, देन इश्यूज इन्वॉल्व, देन कंक्लूजन। दिस इज द फॉर्मेट यू हैव टू फॉलो इन एग्जाम्स। क्योंकि एग्जाम के अंदर आप डायरेक्टली अमेंडमेंट से यहाँ से एज इट इज इसको आप सोचेंगे, फिर इसका आप समरी बनाएंगे, देन टू राइट, तो वो एक बड़ा ही चैलेंजिंग काम हो जाता है। क्योंकि पेपर के अंदर आपको स्पीड जो है वो आपको मैटर करती है। स्पीड एंड एक्यूरेसी शुड बी देयर। तो दोस्तों बिना किसी देरी के, बिना समय को और वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। जो अमेंडमेंट्स हैं, जो नए केस लॉज ऐड हुए हैं, उनसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस लॉ है प्रेसीटेक एनक्लोजर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस रुद्रापुर प्रेसिजन इंडस्ट्रीज एंड एएनआर। दोस्तों ये जो केस लॉ था, बड़ा मजेदार केस लॉ था। इन्होंने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर सीट क्लॉज भी दे दिया, वेन्यू क्लॉज भी दे दिया, और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज भी दे दिया कि this will be the seat of arbitration and this will be the venue of arbitration and the court will have exclusive jurisdiction over the matters related to arbitration। तो दोस्तों इन्होंने सीट क्लॉज भी दे दिया, वेन्यू क्लॉज भी दे दिया, आर्बिट्रेशन क्लॉज भी दे दिया। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि अगर आपके आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज दिया हुआ है किसी कोर्ट का, तो वेदर दैट एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज विल प्रिवेल और द सीट विल हैव द सीट विल डिसाइड कि व्हाट विल बी द जुरिस्डिक्शन फॉर डिसाइडिंग द मैटर रिलेटेड टू आर्बिट्रल अवार्ड। तो इसके अंदर दोस्तों आप फैक्ट्स देखें। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कंटेन बोथ अ क्लॉज ऑन आर्बिट्रल सीट वेन्यू एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज। dispute arose regarding which court had territorial jurisdiction over arbitral proceeding। तो दोस्तों इसका जो कंक्लूजन था, कोर्ट ने दिया कि जनरल रूल ये है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रल सीट वेन्यू हैज द जुरिस्डिक्शन, कि जहां पे आपकी सीट होती है, जो जनरल रूल है कि जहां पे आपकी सीट होती है वहीं पे आपका डिसाइड होता है कि दिस विल बी योर जुरिस्डिक्शन। और जहां पे आपकी, अगर आपकी सीट डिफाइंड नहीं है, तो जहां पे आपका वेन्यू होता है उसको सीट एज्यूम कर लिया जाता है और वहां पे आपका एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शनल क्लॉज बन जाता है। लेकिन अगर एक जनरल जुरिस्डिक्शनल क्लॉज आपने एग्रीमेंट में ऐड कर दिया कि अपार्ट फ्रॉम दिस if any matter relating to execution of the award or setting aside of the award arises that shall refer to this court, तो उसके अंदर सीट वाला क्लॉज प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर आपने सुपर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज दे दिया कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, any dispute relating to this execution of this award or challenging the arbitral award, then the matter shall refer to such and such court having exclusive jurisdiction over the matter। तो वहां पे आपकी exclusive jurisdiction prevail करेगी। जहां पे अब मैं आपको दोबारा से, आप समरी में इसको नोट करो, जहां पे जनरली लिखा हुआ है कि अगर कहीं कोर्ट नहीं डिसाइड होता तो इस कोर्ट जाना है, तो जहां सीट होती है वो प्रिवेल करेगी। लेकिन अगर एक्सक्लूसिवली लिखा है कि नॉट विद स्टैंडिंग द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, notwithstanding the seat and venue mentioned in the arbitration agreement, this court shall have exclusive jurisdiction, तो वहां पे exclusive jurisdiction prevail करेगा।
यही दोस्तों कोर्ट ने जजमेंट दी कि बट इफ द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन क्लॉज एक्सप्रेसली कवर्स आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग it prevails over the seat clause. Court followed the Car 24 and Hutch Circle decision. Exclusive jurisdiction clause dominates when it includes arbitration matters. तो ये है दोस्तों, तो इसका दोस्तों की पॉइंट है, कीवर्ड है एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन क्लॉज। जहां पे आपको ये वर्ड दिख जाए आपको केस रेफर करना है प्रिसीटेक एनक्लोजर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस रुद्रापुर प्रिसिशन इंडस्ट्रीज एंड अनदर। नेक्स्ट केस इज डिसॉर्थो एसएएस वर्सेस मेरिल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड। इसके फैक्ट से दोस्तों, डिसॉर्थो एसएएस कोलंबिया फाइल्ड अ पिटीशन अंडर सेक्शन 11(6) ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रल पैनल। Agreement clause 16.5 and 18 refer to arbitration with venue in Bogota, Colombia. Merrill Life Science India opposed the arguing that Indian courts has no jurisdiction. Agreement mentioned the court in Gujarat in India while arbitration venue was Bogota. अब दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ, जो हमारी आर्बिट्रेशन है ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का केस है। एक पार्टी इंडियन है, एक पार्टी फॉरेन की पार्टी है। जो हमारा वेन्यू डिसाइड हुआ है वो बोगोटा में डिसाइड हुआ है, कोलंबिया के अंदर। हमारा वेन्यू कहां डिसाइड हुआ है? बोगोटा के अंदर डिसाइड हुआ है, कोलंबिया के अंदर। लेकिन आर्बिट्रेशन गवर्न हो रहा है इंडियन लॉ के हिसाब से, गवर्न हो रहा है इंडियन लॉ के हिसाब से। और इन्होंने इसके एग्रीमेंट के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि द कोर्ट इन गुजरात शैल हैव एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। अब यहां पे इनका प्रॉब्लम फंस गया, सामने वाली पार्टी ने आर्बिट्रेशन इन्वोक कर दिया। आर्बिट्रेशन इन्वोक करने के बाद इशू खड़ा हुआ कि व्हाट इज द गवर्निंग लॉ ऑफ आर एग्रीमेंट, विच कोर्ट इंडिया और कोलंबिया हैव सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ओवर द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, हाउ टू हार्मोनाइजली कंस्ट्रक्यू क्लॉज ऑन आर्बिट्रल वेन्यू एंड ज्यूरिसडिक्शन। अब जो फॉरेन की पार्टी कह रही थी वो कह रही थी कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन कोलंबिया में है, हमारी ज्यूरिसडिक्शन इंडिया में तो है ही नहीं, ये तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का मैटर है, ये तो हमारा पार्ट 2 में फॉल करता है, ये तो हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट के पार्ट 2 में फॉल करता है। तो यहां पे कोर्ट ने इसकी स्पेशल एक जजमेंट दी कि किसी भी ज्यूरिसडिक्शन को डिसाइड करने के लिए आप उसके अंदर 3 चीजें चेक करोगे। सबसे पहले आप चेक करोगे लेक्स कॉन्ट्रैक्टस, लॉ गवर्निंग द सब्सटेंटिव कॉन्ट्रैक्ट, कि कौन से देश के लॉ से वो गवर्न हो रहा है। सेकंड चीज आप करोगे लेक्स आर्बिट्री, लॉ गवर्निंग द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कौन से लॉ से गवर्न हो रहा है। देन लेक्स फोरी, लॉ गवर्निंग द प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स, आपका जो एग्रीमेंट का प्रोसीजर है या आपका आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर है वो किस कंट्री के लॉ के हिसाब से फॉलो हो रहा है। जिस कंट्री का मेजोरिटी के हिसाब से फॉलो हो रहा है वहां पे उसकी ज्यूरिसडिक्शन बन जाएगी। अब हमारे केस में क्या था दोस्तों, इंडियन लॉज उसको गवर्न कर रहे थे, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इंडियन लॉज के हिसाब से हुआ और प्रोसीजर भी इंडियन लॉज के हिसाब से उसका डिफाइन किया। मैं आपको इसका एक ओरिजिनल जजमेंट का एक एक्सट्रैक्ट दिखाता हूं। डिसॉर्थो एसएएस की ये थी दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने इसका ओरिजिनल जजमेंट का एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से आप एग्जैक्ट लैंग्वेज पढ़ सकते हैं जजमेंट के अंदर जो कोट की गई है। ये दोस्तों हमारा क्लॉज नंबर 16.5 था। दिस एग्रीमेंट shall be governed and construed in accordance with the laws of India, and all matter pertaining to this agreement or the matters arising as a consequence of this agreement will be subject to the jurisdiction of courts in Gujarat in India। तो इन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया कि जो हमारा लेक्स कॉन्ट्रैक्टस है, लेक्स आर्बिट्री है और लेक्स फोरी है, तीनों ही इंडियन लॉज के हिसाब से हैं और एग्रीमेंट के अंदर ही लिखा था कि गुजरात की कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होगी। इसके अंदर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हेल्ड दैट इंडियन लॉ गवर्न्स द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, वैलिडिटी, स्कोप एंड इंटरप्रिटेशन, कोर्ट्स इन गुजरात इंडिया हैव सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन डिस्पाइट बोगोटा बीइंग द वेन्यू। कह रहा कि चाहे आपका बोगोटा वेन्यू था, इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका गवर्निंग लॉ इंडियन है, आपका आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट जो है वो इंडियन लॉज के हिसाब से चल रहा है, आपका प्रोसीजरल एक्सपेक्ट भी इंडियन लॉज के हिसाब से चल रहा है। तो और जो आपका कोर्ट का है उसका भी एक्सक्लूसिवली मेंशन है एग्रीमेंट के अंदर, तो कोर्ट इन गुजरात विल हैव एक्सक्लूसिव सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। आई होप आपको दोस्तों ये बात समझ में आ गई। ये जो केस है ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ये अभी तक नहीं पूछा, इसको दोस्तों आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है जी। दिस केस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। नेक्स्ट इज स्टारलॉग एंटरप्राइज लिमिटेड फॉर्मली एबीजी इंफ्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट। Lease deed executed on 31 March 2009 between petitioner and respondent. Petitioner claimed unlawful termination of lease and invoked arbitration agreement. Arbitrator appointed by Karnataka High Court award dated 8 February 2017 party in favor of the petitioner, है ना। आर्बिट्रेटर जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया था उसने अवार्ड पिटिशनर के फेवर में दे दिया,
पिटिशनर के फेवर में दे दिया, रिस्पोंडेंट चैलेंज द अवार्ड अंडर सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट। दोस्तों यहां तक आपको बात समझ में आई। एक लीज डीड एग्जीक्यूट हुई थी, ठीक है, लीज डीड एग्जीक्यूट हुई, पिटिशनर ने उसकी अनलॉफुल टर्मिनेशन उसको चैलेंज किया है। जो रिस्पोंडेंट था उसने लीज डीड को टर्मिनेट कर दिया, पिटिशनर ने उसकी जो लीज डीड टर्मिनेट हुई थी उसको उसने अनलॉफुल बताया और आर्बिट्रेशन को इन्वोक कर दिया। कर्नाटका हाई कोर्ट के पास जब ये मैटर गया तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया था, उस अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर ने पिटिशनर के फेवर में जजमेंट दे दी और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेट असाइड द अवार्ड। District court set aside the award, holding no provision for refund for deposit of reimbursement of construction cost. Findings affirmed by Karnataka High Court and later by Supreme Court. अब इसके अंदर इशू क्या इन्वॉल्व है? Whether petitioner can invoke arbitration clause again after the arbitral award was set aside and affirmed by higher courts. Whether claim under section 65 of Indian Contract Act can be entertained in arbitration. अब दोस्तों यहाँ पे जब आर्बिट्रेशन की उसने फेवर में पिटिशनर की दे दी, अवार्ड पिटिशनर के फेवर में उसने अवार्ड दे दिया, तो उसने दोबारा से आर्बिट्रेशन को इन्वोक कर दिया। एक उसके फेवर में अवार्ड आने के बाद दूसरी पार्टी ने दोबारा से आर्बिट्रेशन को इन्वोक कर दिया। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक बार आर्बिट्रेशन डिसाइड होने के बाद, आर्बिट्रेशन का मैटर एक बार डिसाइड होने के बाद क्या दोबारा से आर्बिट्रेशन इन्वोक की जा सकती है? तो इसका दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो जजमेंट दिया है, सॉरी कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कि कोर्ट हेल्ड arbitration clause cannot be invoked again for the issues already adjudicated and affirmed by the courts. The court emphatically held that the answer to this question is no, कि ऐसा आप नहीं कर सकते। Principle, once a award is set aside, arbitration may ordinarily be re-invoked under section 21, but not when issues are conclusively decided by arbitral tribunal and judiciary. Petitioner's only remedy lies before the competent civil court, नॉट द आर्बिट्रेशन। वो कहता है कि अगर आपका आर्बिट्रेशन में मैटर डिसाइड हो चुका है तो आप दोबारा आर्बिट्रेशन इन्वोक नहीं कर सकते। अब आपको उसके लिए सिविल रेमेडी में जाना पड़ेगा। अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको लॉ का जो प्रोसीजर है वो पूरा फॉलो करना पड़ेगा। आपने आर्बिट्रल अवार्ड इन्वोक किया, आपके फेवर में आया या आपके अगेंस्ट में आया, आपने उसको चैलेंज किया, फिर कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दे दिया कि दिस इज वैलिड या दिस इज इनवैलिड, तो आप दोबारा से ये नहीं कहेंगे कि अच्छा ठीक है कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो दिया, फिर क्या हुआ, मैं दोबारा से आर्बिट्रेशन इन्वोक करूंगा, मैं दूसरे कोर्ट में चला जाऊंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका मैटर आर्बिट्रेशन में डिसाइडेड है तो सेकेंड टाइम अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सिविल रेमेडी में जा सकते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। अब आर्बिट्रेशन का मैटर यहाँ पे ओवर हो जाता है। तो यही कोर्ट ने कहा कि जो आपने किया वो बिल्कुल ही गलत है। और इसका जो प्रिंसिपल इन्होंने सेट किया कि वंस आर्बिट्रल अवार्ड इज सेट असाइड एंड अफर्म्ड बाय द कोर्ट्स, arbitration clause cannot be re-invoked, remedy lies only in civil court. Next case is GoQI Technologies Private Limited versus Socrati Technologies Private Limited, Supreme Court of India. Dispute arose under clause 18.12 of the Master Service Agreement MSA between GoQI and Socrati. GoQI filed an application under section 11 of the Arbitration and Conciliation Act for appointment of an arbitrator. Bombay High Court dismissed the application, holding that the claim lacked merit and was based on non-existence of dispute. High Court relied on an audit report which showed that poor campaign performance but no fraud and concluded that arbitration was not justified. दोस्तों इसके अंदर ये अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के क्लॉज के हिसाब से इन्होंने आर्बिट्रेशन इन्वोक किया और ये कोर्ट के पास गए। कोर्ट्स ने क्या किया, कोर्ट ने इनका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को इग्नोर करके पहले उन्होंने कोर्ट केस की मेरिट्स देख ली। भाई आपकी तो ऑडिट रिपोर्ट में गलत फाइंडिंग है, भाई आपका तो मैटर ही खराब है, आपका तो हम आर्बिट्रेशन आपके अनजस्टिफाइड है। तो दोस्तों अब आपने सेक्शन 11 पढ़ा है, आपने मेरी पहले केस लॉ की वीडियो देखी है, तो इसके अंदर आपका वो प्रोफेशनल सेंस क्या कहता है, आपका प्रोफेशनल सेंस क्या कहता है, मेरे को कमेंट में बताओ। क्या एक कोर्ट आर्बिट्रेशन के मैटर में आर्बिट्रेशन के एग्रीमेंट को देखने से पहले केस के मेरिट्स में जा सकती है? मेरा आंसर ये है। क्या कोर्ट की पावर है कि वो आर्बिट्रेशन का अगर मैटर हमारे पास आया है तो क्या कोर्ट की ये पावर है कि वो उस केस की मेरिट्स में जाए, वो देखे कि हाँ ये पार्टी क्लीन हैंड्स के साथ आई है कि नहीं, कि भाई ये पार्टी तेरे में तो नहीं कोई गड़बड़ भाई, तो क्या ऐसा कोर्ट कर सकती है? क्या ये कोर्ट की पावर में? तो दोस्तों इसका आंसर है नो। Whether the High Court erred in dismissing the Section 11 application by going beyond its limited scope, इसका आंसर है Supreme Court held that the inquiry is limited to prima facie existence of arbitration agreement. कोर्ट का आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर सिर्फ इतना काम है कि वो चेक करे क्या आर्बिट्रेशन है, एग्रीमेंट है कि नहीं है। इफ देयर इज एग्रीमेंट देन एग्रीमेंट विल प्रिवेल, इफ देयर इज नॉट एन एग्रीमेंट देन द डिफॉल्ट प्रोसीजर अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट विल फॉलो। बट इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या किया
कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था, उसने उसको इग्नोर किया और उसने डिफॉल्ट प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को भी इग्नोर किया, उसने केस की मेरिट्स देख ली। केस की मेरिट्स देखने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा दोस्तों, हाई कोर्ट एक्सीडेड इट्स jurisdiction by examining the facts and merits of the dispute in detail. Judicial scrutiny at section 11 stage is restricted after 2015 amendment. आप उसकी मेरिट्स में नहीं जा सकते ऑन द स्टेज ऑफ सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या बात करता है दोस्तों? सेक्शन 11 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स की, कि जब आपके पास एक पार्टी आ रही है कि आप मेरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दें, तब उस स्टेज के ऊपर कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो केस की मेरिट्स में जाए। कोर्ट केस की मेरिट में कब जा सकता है? अगर गलत आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया। अगर गलत आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया है, दूसरी पार्टी ने आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज कर दिया है, तो उन सेक्शंस के अंदर, सेक्शन नंबर 34 में और उन सेक्शंस के अंदर जो है कोर्ट उस केस की मेरिट्स में जा सकता है, लेकिन सेक्शन 11 की स्टेज पे, एडमिशन की स्टेज पे कोर्ट उसकी मेरिट्स में नहीं जा सकता। देन नेक्स्ट केस इज Ajay Madhusudan Patel and others versus Jyotindra S. Patel and others. Supreme Court decided on 20 September 2024. Facts. Petition filed under section 11(6) and 11(9) of the Arbitration and Conciliation Act. Dispute between AMP Group petitioner and JRS Group respondent. Relief sought. Appointment of sole arbitrator under the agreement. Question arose whether SRG Group, a non-signatory to the agreement, should also be referred to arbitration. Can a non-signatory party, SRG Group, be referred to arbitration along with signatories? दोस्तों, आर्बिट्रेशन एक्ट क्या कहता है? आर्बिट्रेशन एक्ट ये कहता है कि दो पार्टीज के बीच में अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ है, दो पार्टीज ने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया होना चाहिए, दोनों पार्टीज के द्वारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइंड होना चाहिए। यदि आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइंड नहीं है, कोई और डॉक्यूमेंट साइन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, कुछ और साइन है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डायरेक्ट रेफरेंस होना चाहिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का या आर्बिट्रेशन क्लॉज का, या किसी ऐसे सेट ऑफ रूल्स का जहां पे क्लियरली लिखा हो कि एनी डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व थ्रू आर्बिट्रेशन। तो अब यहां पे क्वेश्चन ये खड़ा हो गया कि दो पार्टीज का एक और थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का किसी पार्टी पे इंफ्लुएंस है, क्या हम उस थर्ड पार्टी को, जिसके साथ मेरा एग्रीमेंट नहीं है, जिसके साथ ना मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना मेरा कोई एग्रीमेंट है, ना मेरी साइनिंग है, क्या मैं उसके साथ कोई डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में रेफर कर सकता हूं? क्या मैं थर्ड पार्टी के साथ, जिसके साथ मेरा एग्रीमेंट नहीं है, जिसके साथ मेरा कोई डिस्प्यूट नहीं है, क्या मैं उस पार्टी के साथ, नहीं डिस्प्यूट तो है, मेरा उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, वो मेरी डिस्प्यूटेड पार्टी की रिलेटेड पार्टी है, मेरा उस रिलेटेड पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्या मैं उसके साथ डिस्प्यूट के केस में क्या आर्बिट्रेशन को रेफर कर सकते हैं? क्या उसके अंदर मैं ये फाइल कर सकता हूं एप्लीकेशन? तो दोस्तों इसके अंदर आंसर था, कंक्लूजन, सुप्रीम कोर्ट रिलाइड ऑन कॉक्स एंड किंग्स केस, held that parties under section 21H read with section 7 includes both signatories and non-signatories. Consent can be inferred from conduct, participation in negotiation, performance और termination of the contract. अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि अब इसको आर्बिट्रेशन में ले जाना है कि नहीं? दोस्तों ये डिसाइड करेंगे कि उस पार्टी की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, उस पार्टी की इन्वॉल्वमेंट कितनी है। दूसरा, आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर जो पार्टी की डेफिनेशन है दोस्तों, वो सिग्नेटरी और नॉन सिग्नेटरी दोनों को इन्वॉल्व करती है स्पेशल केसेस में। अब यहाँ पे हम इस बात को कैसे चेक करेंगे कि इसकी इन्वॉल्वमेंट थी कि नहीं? दोस्तों मेरी दूसरी पार्टी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, कुछ एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, उसका रिलेटेड पार्टी हर बार उसके साथ आ रहा है, और जब भी मैं कहता हूं कि भाई ऐसा करते हैं, मेरा जो टर्म पीरियड है वो इतना रहेगा, तो सामने वाली पार्टी जवाब नहीं देती, उसका रिलेटेड पार्टी उसके कान में बोलता है कि इसको बोल दे कि आपका टर्म 2 साल का रहेगा, तो वो उसकी बात मान के मेरे साथ एग्रीमेंट करता है। या मैं कुछ भी उसको टर्म बताता हूँ, वो जाता है उससे पूछ के आता है, मैं उससे कुछ भी कन्वे करता हूँ, वो कहता है मैं तुझे उससे पूछ के बताऊंगा। तो अब मेरा इसके साथ डिस्प्यूट खड़ा हो गया, तो अब भी मेरे को ये कह रहा है कि मैं उससे पूछ के बताऊंगा। तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जब तू सब कुछ उसी से पूछ के बताएगा, तो फिर मैं तो डिस्प्यूट डायरेक्ट उसी के साथ रेज करता हूँ, मैं डायरेक्ट उसी के साथ डिस्प्यूट रेज करता हूँ, और मैं कोर्ट के पास जाता हूँ कि भाई हमारा जो है आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाए, आर्बिट्रेटर हमारा अपॉइंट किया जाए। मैं तो डायरेक्टली इसके साथ अपना आर्बिट्रेशन करना था, तू बीच में क्यों आता जब तूने सब कुछ उसी से पूछ के बताना है? तो कोर्ट ने कहा इन्वॉल्वमेंट मस्ट बी पॉजिटिव, डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल, नॉट इंसिडेंटल. Considering the complexity, the court decided that arbitral tribunal should decide whether SRG Group is a veritable party after examining the evidence. Exam ready principle: non-signatories can be bound by arbitration agreement if their conduct show consent and substantial involvement. Determination of a party status is primarily on an issue of consent to be decided by arbitral tribunal. ये कोर्ट ने कहा कि अभी arbitral tribunal decide करेगा
उन्होंने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि वेदर द पार्टी इज सिग्निफिकेंट पार्टी और वेदर द पार्टी इज इनडायरेक्ट पार्टी, जो कभी कभी आता है उसे कभी कभी पूछ के बताता है या उसे रोज पूछ पूछ के बता रहा है। अगर रोज पूछ पूछ के बता रहा है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जैसा कह देगा कि हाँ इसके साथ आप डिस्प्यूट रोज करो, हम अवार्ड पास करके देते हैं, तो ऐसा मान लिया जाएगा। और यदि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ये कह देता है कि नहीं दिस इज नॉट अ डायरेक्ट पार्टी, इसका कोई इंफ्लुएंस नहीं है, कोई कंसेंट नहीं है, तो फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की हम बात मान के उसको पार्टी नहीं बनाएंगे। तो ये दोस्तों इस जजमेंट के अंदर आया था। नाउ दिस जजमेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड वर्सेस सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों ये जो कॉक्स किंग्स का ये पुराना केस है, ये अमेंडमेंट वाला इतना नहीं है, पर क्योंकि यहाँ पे कॉक्स एंड किंग्स का आ गया था तो इसीलिए मैंने ये वाला केस भी यहाँ इन्वॉल्व कर दिया। Petition filed under Section 11(6) of the Arbitration Conciliation Act relief sought appointment of a arbitrator. Question arose regarding the scope of power of the referral court at the stage of 11(6). Reference made to earlier case Duro Felruga versus Gangaram Port Limited and Lombardi Engineering versus Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited. Issues involved: whether the referral court, while exercising jurisdiction under 11(6), can go beyond examining the existence of an arbitration agreement, whether the question of arbitrability, jurisdiction or inclusion of non-signatory should be decided at referral stage of the or by the arbitral tribunal. तो यहाँ पे दोस्तों कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट post 2015 amendment the court's jurisdiction under 11(6) is limited to checking the existence of arbitration agreement, nothing more, nothing less. Complex issues, complex question of arbitrability, jurisdiction and inclusion of non-signatory must be decided by the arbitral tribunal under section 16. Section 16 embodies the competence doctrine, empowering the tribunal to rule its own jurisdiction. Judicial intervention at the referral stage should be minimal. दोस्तों ये दोस्तों इसका यहाँ पे था। यहाँ पे कोर्ट ये कहता है कि अब उसको पार्टी बनाना है या नहीं बनाना, ये डिसाइड करेगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मैं हूँ मिस्टर ए, मेरे सामने बैठा है मिस्टर बी। मिस्टर बी का एक और मिस्टर दोस्त है मिस्टर सी। मिस्टर बी कुछ भी बात करता है, कुछ भी डिसीजन लेता है, मिस्टर सी से पूछ के लेता है। कुछ भी उसको कह दो कि भी आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर लो, कहता है मैं मिस्टर सी से पूछ के बताऊंगा। वो कहता है मैं मिस्टर सी से पूछ के बताऊंगा। मेरी मिस्टर बी के साथ पड़ गई है लड़ाई। मैंने कहा भाई देख मैं कर रहा हूँ आर्बिट्रेशन इनवोक और तू आ जा आर्बिट्रेशन के अंदर, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे एज पर एग्रीमेंट, ठीक है। अगर एज पर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो हम कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट से आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवा के लेके आएंगे, तू आ जा मेरे पास। तो वो कहता है मैं मिस्टर सी से पूछ के बताऊंगा। तो मैं कहता हूँ यार तू अजीब बदतमीज आदमी है यार, हर चीज मिस्टर सी से पूछ के बता रहा। तो अब मिस्टर सी को ही बना पार्टी, फिर मिस्टर सी को ही बना। मैं कोर्ट के पास जाता हूँ कि कोर्ट मेरे को आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दिया जाए, मेरा और बी का डिस्प्यूट हो गया, हमको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दिया जाए और मैं इसमें मिस्टर सी को भी पार्टी बनाना चाहता हूँ, मेरा डिस्प्यूट मिस्टर बी और मिस्टर सी दोनों से है। तो कोर्ट यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टर बी क्वेश्चन करता है, वो कहता है कि इसकी तो एप्लीकेशन ही खारिज करी जाए जी, इसकी लड़ाई तो मिस्टर बी से है, ये मिस्टर सी को पार्टी बना ही नहीं सकता, ना इसका कोई एग्रीमेंट है ना इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है। तो कोर्ट ये कहता है कि भाई ऐसा है, तेरा और मिस्टर ए का तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, तेरा और मिस्टर ए का तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, और तू हर चीज मिस्टर सी से पूछ के बता रहा है। तो अब मैं यहाँ कोर्ट कहता है कि मैं इस केस की मेरिट्स में नहीं जाऊंगा, मैं ये बताऊंगा ही नहीं कि मिस्टर सी को पार्टी बनाना है कि नहीं बनाना। मैं यहाँ पे तुमको एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे तुमको एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दे रहा हूं। अब ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि आपको इसको पार्टी बनाना है कि नहीं बनाना। इट्स अप टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 16। कोर्ट का काम सिर्फ ये कि एग्रीमेंट है कि नहीं है। एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट को फॉलो करेगा, एग्रीमेंट नहीं है तो डिफॉल्ट रूट में चला जाएगा 11(3) के और आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दे देगा। अब आर्बिट्रेटर ये डिसाइड करेगा कि वेदर मिस्टर सी को पार्टी बनाया जाए या मिस्टर सी को पार्टी नहीं बनाया जाए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वाला केस यहाँ पर समझ में आ गया। Next question is Mr. Arif Azim Company Limited versus Aptec Limited 2024. Facts: petition filed under 11(6) of the Arbitration Act for appointment of arbitrator. Question arose whether the petition was barred by limitation and whether the claims were ex facie dead claims. No specific time limit prescribed in section 11(6). Section 43 of the Act makes the limitation applicable to arbitrable proceeding. क्वेश्चन है, इज द लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल टू एन एप्लीकेशन अंडर 11(6) ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट? कैन द कोर्ट रिफ्यूज रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन इफ द क्लेम्स आर होपलेसली टाइम बार्ड? इफ द क्लेम्स आर होपलेसली टाइम बार्ड। दोस्तों क्या लिमिटेशन एक्ट जो है हमारा सेक्शन 11(6) के ऊपर एप्लीकेबल है? क्या हमारा जो लिमिटेशन एक्ट है वो आर्बिट्रेशन के ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं है?
ये यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर इशू, इसका आंसर दोस्तों ये है कि जो हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट है, जो हमारा सेक्शन 11(6) है, दैट इज बाउंड बाय लिमिटेशन एक्ट. द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन शुड बी विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड शुड बी विद इन अ रीजनेबल टाइम. ऐसा नहीं कि आप कभी भी उसको इन्वोक करके, उसका इन्वोक करने के कभी भी कितनी देर बाद आप उसको अपॉइंट करो तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड. यहाँ पे कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया है. Supreme Court held that Article 137 of the Limitation Act is a residual provision applies to the petition under Section 11(6). Limitation statutes apply to arbitration proceeding just as they apply to court proceeding. Court laid down a true prong test. जहां पे दोस्तों ये वर्ड आ जाए ना, टू prong test, वहां पे आपको देख के आना है ये वाली जजमेंट. ठीक है, कोर्ट ने ऐसा टू prong test दिया कि whether the petition under Section 11(6) is barred by the limitation. अब कोर्ट ने ये कहा कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ये चेक करे, ये 2 पॉइंट चेक करे किसी भी उसको करने से पहले कि वेदर द पिटिशन अंडर सेक्शन 11(6) इज बार्ड बाय द लिमिटेशन, वेदर द क्लेम सॉट टू बी आर्बिट्रेटेड आर एक्स फेसी और डेड क्लेम्स. इफ आइदर टेस्ट इज आंसर अगेंस्ट द एप्लीकेंट, द कोर्ट मे रिफ्यूज टू अपॉइंट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. दोस्तों कोर्ट इस ग्राउंड के ऊपर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अपॉइंट करने से मना भी कर सकता है. एग्जाम रेडी प्रिंसिपल आर्टिकल 137 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू सेक्शन 11(6) पिटिशंस. कोर्ट मस्ट चेक बोथ लिमिटेशन ऑफ द पिटिशन एंड वेदर क्लेम्स आर डेड क्लेम्स. If either is barred, no arbitral tribunal will be appointed. ये दोस्तों बात हो रही है डिफॉल्ट रूट की. अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ हुआ है तो एग्रीमेंट विल प्रिवेल. अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ, 11(6) की पिटीशन आई है कि आप हमारा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दे दो, इस केस में कोर्ट ये चेक करेगा कि आपका द पिटीशन शुड बी विद इन लिमिटेशन पीरियड एंड क्लेम शुड नॉट बी डेड क्लेम. कब? डिफॉल्ट रूट में. डिफॉल्ट रूट कहां है? सेक्शन 11(3) में. जिसको नहीं पता सेक्शन 11(3) क्या है, जिसको नहीं पता सेक्शन 11(6) क्या है, वो जाके मेरी पिछली वीडियो देखें. उसके अंदर मैंने सेक्शन 11 की बाल की खाल की है. सेक्शन 11 जो है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरे आर्बिट्रेशन एक्ट का. सेक्शन 11 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन. सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 मैक्सिमम आपका पेपर के अंदर से 11 या 12 के ऊपर ही पूछेगा. मैक्सिमम आपके पेपर में 11 या 12 के ऊपर ही पूछेगा या 34 के ऊपर पूछेगा. तो आप जाके मेरी वो पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हैं, वो यूट्यूब के ऊपर पड़ी है. नेक्स्ट इज Adava Projects, Adavya Projects Private Limited versus Vishal Structural Private Limited and others. Supreme Court decided on 17/4/2024. Facts. Dispute arose under Arbitration and Conciliation Act. Issues concerned whether service of notice under Section 21 and joinder in Section 11 application are prerequisite for arbitral tribunal jurisdiction. Tribunal and High Court held that both were mandatory. Appeal filed before the Supreme Court. Issue involved is service of notice under Section 21 and joinder in Section 11 application mandatory for impleadment in arbitral proceeding. When can a arbitral tribunal implead a person entity to arbitration proceeding? अब यहाँ पे कह रहा है कि दोस्तों सेक्शन नंबर 21 के अंदर जो हमारा नोटिस टू आर्बिट्रेट है, whether that is mandatory before filing an application under 11 सेक्शन 11. सेक्शन 11 के अंदर हम कोर्ट के पास आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की पिटीशन लेके जाते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि सेक्शन 21 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट जो ये कहता है कि यू हैव टू गिव अ नोटिस टू आर्बिट्रेट टू द अदर पार्टीज, वेदर दैट इज मैंडेटरी बिफोर फाइलिंग अ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 11 और वेदर दैट इज नॉट मैंडेटरी. तो दोस्तों यहाँ पे कोर्ट ने जो जजमेंट दी इसके अंदर, कोर्ट इसके बारे में कहता है कि कोर्ट क्लैरिफाइड दैट सेक्शन 21 नोटिस इज मैंडेटरी बट नॉन सर्विस डज नॉट प्रिवेंट इम्प्लीडमेंट इन आर्बिट्रेशन. वो कहता है आपको नोटिस तो इशू करना है, लेकिन अगर किसी रीजन से आपका नोटिस डिलीवर नहीं हुआ या किसी तरह से नोटिस कन्वे नहीं हुआ तो उस चीज को आप उसको मैंडेटरी नहीं मान सकते. उस केस में आप 11 के अंदर, सेक्शन 11 के अंदर या 11(6) के अंदर आप उसके अंदर एप्लीकेशन कर सकते हैं. देन सेक्शन 11 एप्लीकेशन इज ओनली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल. इट डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द ट्रिब्यूनल जुरिसडिक्शन. सेक्शन 11 सिर्फ आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके देगा, वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करता. डिसीजन तो अभी भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के हाथ में ही है, तो इसका इतना बड़ा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता. सेक्शन 11 पिटीशन इज जस्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर. ट्रिब्यूनल जुरिसडिक्शन फ्लोज फ्रॉम द कंसेंट टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, नॉट फ्रॉम प्रोसीजरल जॉइंडर. Proper inquiry under section 16 is whether the person is a party to the arbitration agreement. In this case, arbitration agreement existed between the appellant and respondent 2 and 3. They can be impleaded. तो एग्जाम रेडी प्रिंसिपल दोस्तों आपके लिए ये है कि नोटिस अंडर सेक्शन 21 इज मैंडेटरी बट नॉन सर्विस डज नॉट बार इम्प्लीडमेंट. दोस्तों इसको आप यहाँ पे बोल्ड कर लें, आपके पास हाईलाइटर होना चाहिए. जैसे जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये चीजें अगर आप प्रिंट आउट में हाईलाइट कर लेंगे
तो आपको एक एज मिलता है दोस्तों, फटाफट आपको केस रीड करना आसान हो जाता है। जहां जहां पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं वहां वहां पे आपको इसको हाईलाइट करना है। सो ट्रिब्यूनल jurisdiction depends on the consent to arbitration agreement, not on section 11 joinder. Next is Hari Ram and others versus National Highway Authority of India and other. Supreme Court decided on 4/4/2025. Facts: petitioner invoked section 42 of the Arbitration Conciliation Act to claim jurisdiction. They argued that a previously filed writ petition should be treated as the earlier application under section 42. Section 42 provides that once an application under the Arbitration Act is made in a court, that court alone has the jurisdiction over all the subsequent application arising from the same arbitration agreement. Issues involved: can writ petition be treated as a earlier application under section 42 of the Arbitration Act to determine the jurisdiction? क्या किसी ने रिट पिटीशन फाइल कर दी, क्या हम उसको अर्लियर एप्लीकेशन मान लेंगे अंडर सेक्शन 42 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट? तो इसका कंक्लूजन जो कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ रिट पिटीशन कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज अर्लियर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 42. रीजन: अ रिट पिटीशन चैलेंज administrative or legal actions, whereas section 2 refers to an application made with respect to an arbitration agreement to commence or regulate the arbitration. Therefore, writ petition do not confer jurisdiction under section 42 for subsequent arbitration proceeding. दोस्तों रिट पिटीशन क्या बात करती है? रिट पिटीशन बात करती है किसी एक्शन के लिए कि ये होना, कि ये हो जाना चाहिए, ये एक्शन का ऑर्डर दिया जाए या इस एक्शन का एस्टॉपल का ऑर्डर दिया जाए। लेकिन जो हमारा सेक्शन 42 है वो सिर्फ ये बात करता है विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट टू कमेंस और रेगुलेट द आर्बिट्रेशन। सेक्शन 42 कहता है कि आर्बिट्रेशन शुरू की जाए, आर्बिट्रेशन का प्रोसेस फॉलो किया जाए, वो इतनी सी बात करता है। वो ये नहीं कहता कि इसके अंदर आपको आर्बिट्रेशन का प्रोसेस इसके फेवर में दिया जाए या आर्बिट्रेशन का इसके अगेंस्ट में दिया जाए। वो किसी डायरेक्शन में नहीं बात करता, वो न्यूट्रल बात करता है, वो एक जनरल प्रोविजन है। तो यहाँ पे दोस्तों कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया। रिट पिटीशन इज नॉट एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 42 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट. Only application directly related to arbitration agreement qualifies to determine jurisdiction under section number 42. Next is Bentwood Seating System Private Limited versus Airport Authority of India. दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस है। Dispute arose regarding allegations of the fraud in contract containing an arbitration clause. Issue before the court whether sole arbitrator should have allowed the parties to lead evidence on fraud or whether the matter was non-arbitrable. Apex court proceeded distinguished between serious fraud, non-arbitrable, to be tried by a civil court, and fraud simpliciter, mere allegation is arbitrable. Whether allegation of fraud in this case were arbitrable or required adjudication by the civil court. दोस्तों यहाँ पे जो ये बात करता है ना, देखो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्यूट अरोज रिगार्डिंग एलिगेशन ऑफ फ्रॉड। एक दो पार्टी थी, उसके ऊपर फ्रॉड का एलिगेशन लगाया गया, फ्रॉड का एलिगेशन लगाया गया। उसने एज पर कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन इन्वॉक कर दिया कि मेरे ऊपर फ्रॉड का एलिगेशन लगा रहा है, फ्रॉड का एलिगेशन लगा रहा है। सामने वाली पार्टी ने इसके बारे में रिप्लाई किया कि भाई आप कह रहे हो कि फ्रॉड का एलिगेशन लगा रहा है, तो सिविल कोर्ट का मैटर है। फ्रॉड के केसेस तो आर्बिट्रेशन में आते ही नहीं है, फ्रॉड के केसेस तो आर्बिट्रेशन में आते ही नहीं है, दैट इज नॉन आर्बिट्रेबल। तो यहां पे दोस्तों कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने ये बात कही कि फ्रॉड का केस और फ्रॉड की एलिगेशन, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। फ्रॉड का केस अलग है, फ्रॉड की एलिगेशन अलग है। फ्रॉड की एलिगेशन जो है वो अभी इन्वोक की जा सकती है। उसके देखो इन्होंने कहा एपेक्स कोर्ट प्रेसिडेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन सीरियस फ्रॉड नॉन आर्बिट्रेबल टू बी ट्राइड बाय सिविल कोर्ट एंड फ्रॉड सिंप्लिसिटर मेयर एलिगेशंस आर्बिट्रेबल। दोस्तों इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। किसी व्यक्ति किसी कंपनी के अंदर वो काम करता था, एक व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता था, कंपनी सेक्रेटरी उसको आप मान लो या एडवोकेट मान लो, वो उस कंपनी के अंदर काम करता था। उस कंपनी का कुछ एक अमाउंट किसी दिन स्टील हो गया, वो आदमी उसके साथ प्रोफेशनल एंगेजमेंट में था, इनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आर्बिट्रेशन का। अब कंपनी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो अमाउंट स्टील करने में इस कंपनी सेक्रेटरी या इस एडवोकेट का हाथ है। कंपनी को उस पर शक हुआ, कंपनी ने उसके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कर दी कि वी हैव डाउट कि सच एंड सच अमाउंट स्टील्ड इज ड्यू टू डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस पर्सन। उनको उसके ऊपर शक हुआ, लेकिन अभी तक उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अब ये बंदा आर्बिट्रेशन इन्वोक करता है कि आपका फ्रॉड का एलिगेशन है मेरे ऊपर, मेरा तो आपके साथ आर्बिट्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपके और मेरे बीच में अब डिस्प्यूट रोज हो गया ना, मैं कोर्ट के पास जाऊंगा, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवाऊंगा, आपने कैसे कह दिया कि मैंने फ्रॉड किया, आपके पास क्या प्रूफ है? इस केस में आर्बिट्रेशन हो सकता है। सिनेरियो चेंज, कहानी चेंज।
अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, अब ये व्यक्ति ने फ्रॉड किया है, कुछ इसने अमाउंट स्टील किया है, कंपनी के पास एक प्रूफ है, कंपनी के पास एक एविडेंस आ गया कि इसने ये वाला अमाउंट इस बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करके दूसरे आदमी को इसने शिफ्ट किया, तो उनके पास सारा कुछ एक रिकॉर्ड आ गया, उनके पास ईमेल की उनकी कन्वर्सेशन आ गई, व्हाट्सएप की चैट्स आ गई और ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आ गया, बैंक ने भी कंफर्म कर दिया। अब कंपनी के पास पुख्ता सबूत है कि फ्रॉड इसी ने किया है, कंपनी के पास पुख्ता सबूत है कि फ्रॉड इसी ने किया है। अब इस केस के अंदर दोबारा वो व्यक्ति करता है कि भाई आपका मेरा डिस्प्यूट हो गया, चलो मैं ऐसा करता हूं आर्बिट्रेशन इन्वोक करता हूं। अब इस केस में दोस्तों जब ये आर्बिट्रेशन इन्वोक करेगा, इसका आर्बिट्रेशन इन्वोक करते ही दोस्तों सिविल कोर्ट इसको इसको क्या कहते हैं, दूसरी पार्टी है जैसी ही बोलेगी कि दिस हमारे पास एविडेंस है या कुछ भी है, तो इसका ये जो केस है दिस इज अ मैटर ऑफ सिविल कोर्ट, ये आर्बिट्रेशन में नहीं जाएगा। जहां पे फ्रॉड प्रूवन है, जहां पे फ्रॉड का केस है, तो ये दोस्तों हमारा जो मैटर है दैट इज अ मैटर ऑफ सिविल कोर्ट। जहां पे हमारा फ्रॉड का मेयर एलिगेशन है दैट इज अ मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन। मेयर एलिगेशन कैन बी आर्बिट्रेटेड एंड प्रूवन फ्रॉड शुड रेफर टू सिविल कोर्ट, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सीरियस फ्रॉड अफेक्टिंग द वैलिडिटी ऑफ एंटायर कॉन्ट्रैक्ट आर नॉन आर्बिट्रेबल। फ्रॉड, सिंपलिसिटर और मेयर एलिगेशन डू नॉट नलिफाई द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंड कैन बी डिसाइडेड बाय द ट्रिब्यूनल। अब दोस्तों ट्रिब्यूनल उसमें डिसाइड कर सकता है कि अब आप कुछ प्रूफ लेके आओ या कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो वहां पे दोस्तों वो उसको कर सकता है, दैट इज आर्बिट्रेबल। मेयर एलिगेशन इज आर्बिट्रेबल और प्रूवन फ्रॉड विद वैलिडिटी इज नॉन आर्बिट्रेबल, दैट इज अ मैटर ऑफ सिविल कोर्ट। एग्जाम रेडी प्रिंसिपल, सीरियस फ्रॉड अफेक्टिंग द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर नॉन आर्बिट्रेबल, फ्रॉड सिंपलिसिटर कैन बी डिसाइडेड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। दोस्तों इस केस को आप मार्क करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जहां पे आपको फ्रॉड 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 दिखने लगे, वहां पे आप समझो कि दिस इज द केस। नेक्स्ट, your next case is Bombay Slum Redevelopment Corporation Private Limited versus Sameer Narayan Bhojwani, INSC 478, Supreme Court decided on 8/7/2024. Facts: dispute arose in arbitral proceedings leading to bulky pleading and lengthy awards. Petition under section 34 ran into 93 pages with 151 grounds. Appeal under section 34 contained 164 grounds and a 45-page synopsis. Supreme Court noted that excessive reliance on numerous precedent and lengthy submissions issued involved whether arbitral proceeding and subsequent challenges under section 34 and 37 should permit bulky pleading and excessive grounds, treating them like appeals under CPC. दोस्तों इस केस में क्या हुआ, आर्बिट्रेशन इन्वोक हुआ, आर्बिट्रेशन का कुछ मैटर डिसाइड हुआ, दूसरी पार्टी ने उसका अवार्ड को चैलेंज कर दिया, अवार्ड को चैलेंज किया 94 पेज की पिटीशन में, दूसरे ने उसको अपील कर दिया। जब उसको उसने अपील किया 164 ग्राउंड्स के ऊपर उसने अपील किया, 45 पेज का सिनॉप्सिस दिया है सिर्फ, पहले 93 पेज का उसने उसको चैलेंज करने की पिटीशन बनाई है विद 151 ग्राउंड और उसको अपील करने के लिए 164 ग्राउंड्स लिखे विद 45 पेज का सिनॉप्सिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन कोर्ट के पास ये खड़ा हो गया कि जब मैटर आपका आर्बिट्रेशन में डिस्प्यूट रिजॉल्व होना है, तो इसके लिए सीपीसी की जैसा प्रोसीजर क्यों फॉलो हो रहा है, इसके अंदर इतनी बल्कि लेंदी प्रोसीडिंग्स फॉलो करने की क्या नीड है, फिर आर्बिट्रेशन का क्या काम रह गया अगर इसको भी आपने सीपीसी की अपील्स की तरह ट्रीट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों कोर्ट ने यहाँ पे जो कंक्लूजन दिया, सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस दैट serious concern over inefficiency caused by the lengthy pleading, excessive grounds and irrelevant proceedings, held that proceeding under section 34-37 have a narrow scope of inference and should not be treated like appeals under CPC, urged members of the bar to exercise restraint and incorporate only legally permissible grounds, stressed that brevity and efficiency are essential to uphold the object of arbitration as per यूनिसिटरल मॉडल। तो दोस्तों इसमें कोर्ट ने अपने जो बार के मेंबर्स हैं उनको डायरेक्शन इश्यू कर दी कि अगली बार अगर आप कोई आर्बिट्रेशन का मैटर करें तो उसके अंदर आपको ये कोशिश करनी है कि जो प्रोसीडिंग्स है वो इतनी बल्कि ना रखी जाए, उतनी लेंदी ना रखी जाए, सीपीसी की तरह इसको अपील्स की तरह इसको ट्रीट ना किया जाए और कोर्ट का बर्डन कम करने की कोशिश की जाए। बस इसके अंदर कोर्ट ने इसको डायरेक्शंस दे दी। Arbitration must remain expeditious, efficient, effective and cost efficient. Bulky pleading and irrelevant ground under section 34-37 defeat the purpose of arbitration. दोस्तों ये उन्होंने इसको डायरेक्शन इशू कर दी। नेक्स्ट केस ऑफ एल्फिट अरेबिया एंड अनदर वर्सेस कंसेप्ट होटल बैरन्स लिमिटेड एंड अदर, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड ऑन 9/7/2024. Petitioner UAE entity financed the telecom project under the TNL MOU executed in 2004, supplementary MOU in 2006 for repayment terms. Respondent issued checks as security in 2011, 15 checks worth of 7.30 crore dishonored. Legal notice issued in 2011, arbitration invoked only in July 2020 and October 2022, 11 years later. Meanwhile, the criminal proceeding under section 138 of Negotiable Instrument Act were initiated
respondent and acquitted in 2018. Petition filed under 11(6) of Arbitration Act for appointment of arbitrator. Whether the arbitration claim filed in 2021 was barred by limitation, whether the proceeding under section 138 create a continuing case of action for arbitration. Supreme Court held that arbitration claim raised after 11(6) were hopelessly time barred. Limitation period is 3 years. Proceeding under section 138 are separate and independent, do not extend the limitation और क्रिएटिंग कॉन्टिन्यूस केस ऑफ एक्शन ऑफ आर्बिट्रेशन. इस केस में क्या हुआ दोस्तों, 2004 और 2006 के अंदर इनके बीच में आर्बिट्रेशन का कोई डिस्प्यूट हुआ. चेक का दोस्तों 7.50 करोड़ का कुछ डिस्प्यूट इशू हुआ. दूसरी पार्टी ने जाके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर सेक्शन 138 के अंदर जाके कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर दी. वो पिटीशन इनकी पेंडिंग चल रही थी. 11 साल तक पिटीशन पेंडिंग चलती रही. 11 साल बाद डिसीजन आया. डिसीजन आने के बाद वो बंदा उससे सेटिस्फाइड नहीं था. वो बंदे के दिमाग में आया कि मैं आर्बिट्रेशन को इन्वोक करता हूँ. ओहो, हमारा तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ. ओहो, 11 साल पहले तो हमने एग्रीमेंट किया था. अरे ये तो आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए. उसने आर्बिट्रेशन इन्वोक कर दिया 11 साल बाद. और उसमें उसने ग्राउंड दिया कि भाई क्योंकि मेरा पेंडिंग केस चल रहा था 138 का, 11 साल से मेरा केस पेंडिंग चल रहा था 138 का, तो मेरे एप्लीकेशन इज नॉट टाइम बार्ड, मेरी एप्लीकेशन इज विद इन टाइम, उसको मेरे को एग्जम्पशन दी जाए. तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 138 की जो प्रोसीडिंग है वो एक अलग मैटर है, आर्बिट्रेशन एक अलग मैटर है. द नॉर्मल टाइम अंडर लिमिटेशन एक्ट इज 3 years. आपका जो टाइम है वो रीजनेबल ग्राउंड के ऊपर एक्सेसिव नहीं है. आपका टाइम जो होपलेसली टाइम बार है, 11 साल के एग्जम्पशन कौन देगा आपको. तो यहाँ पे भी कोर्ट ने उसका एग्जम्पशन देने से मना कर दिया. Court emphasized the limited scrutiny under Section 11 must cut the deadwood and refuse the appointment of arbitration for ex facie dead claims. दोस्तों जहां पे भी कट द डेडवुड आएगा, इसी को दोस्तों डेड क्लेम बोलते हैं कि 11 साल बाद अगर कोई उसका कर रहा है तो दैट इज ऑब्वियसली अ डेड क्लेम. तो यहाँ पे जहां पे भी आपको वर्ड दिखे कट द डेडवुड या कुछ इस तरह का कुछ भी आपको दिखे दोस्तों, आपको फटाफट से आ जाना है इस केस पे. एल्फिट अरेबिया एंड अनदर वर्सेस कंसेप्ट होटल बैरन्स लिमिटेड. अब जो हिंट जो लाइन है जो आपको पेपर में इसको ढूंढने में मदद करेगी, दैट इज arbitration claim must be filed within limitation. Section 138 NI Act does not extend the limitation or create continuous cause of action. Court at section 11 stage can reject ex facie time barred or dead claim to prevent the futile arbitration. So ये यहाँ पे कोर्ट ने इसकी जजमेंट दी. नेक्स्ट केस इज आरपी गर्ग वर्सेस द चीफ जनरल मैनेजर टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड अदर 2024 INSC 743. Supreme Court decided on 10 September 2024. Facts. Arbitrator denied the post-award interest, wrongly assuming the contractor prohibited it. Executing court affirmed arbitrator finding. District court allowed the appeal, granting 18% post-award interest. High court in revision set aside district court order holding contract did not permit post-award interest. Appeal filed before Supreme Court. Whether the appellant is entitled to post-award interest on the sum of awarded by arbitrator. दोस्तों दो पार्टीज के बीच में आर्बिट्रेशन होती है. आर्बिट्रेशन होने के बाद आर्बिट्रल अवार्ड पास कर दिया जाता है. जब वो अवार्ड पास कर दिया जाता है, उस अवार्ड के अंदर जो भी अमाउंट दिया जाता है वो उसको पे नहीं करता, उसको काफी समय तक पे नहीं करता. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा हो रहा है कि जब वो उस अमाउंट को पे नहीं कर रहा तो क्या उस अमाउंट के ना पे करने के ऊपर उसको कोई इंटरेस्ट भी देना है. पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट, क्या पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट जो दूसरी पार्टी ने मांगा क्या वो वैलिड है? तो इसका आंसर है पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट इज वैलिड. प्री अवार्ड इंटरेस्ट इज नॉट वैलिड, पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट इज वैलिड. तो यहाँ पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडर सेक्शन 31(7)(b) ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट एनी सम डायरेक्टेड टू बी पेड अंडर आर्बिट्रल अवार्ड मस्ट कैरी इंटरेस्ट. रिस्टोर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑर्डर ग्रांटिंग 18% इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड टिल रियलाइजेशन. डिस्टिंग्विश बिटवीन प्री अवार्ड इंटरेस्ट एंड पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट. Expression unless the award otherwise directs in section 31(7)(b) relates only to the rate of interest, not entitlement. Post award interest under section 31(b) is mandatory. Parties cannot contract out of it. Pre award interest depends on the party agreement, but post award interest is automatic. जहां कोर्ट ने अब आपका अवार्ड एग्जीक्यूट कर दिया या आर्बिट्रेटर ने आपको आर्बिट्रल अवार्ड दे दिया है, तो उस अवार्ड को देने के बाद यदि उसकी पेमेंट नहीं की जाती तो उसका आपको इंटरेस्ट देना है. लेकिन अगर उससे पहले आपका कुछ डिस्प्यूट खड़ा है, उसके ऊपर अगर आप उससे कुछ इंटरेस्ट मांग रहे हैं, उस अमाउंट के ऊपर, डिस्प्यूटेड अमाउंट के ऊपर अगर आप उससे पहले से इंटरेस्ट मांग रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट को देना टोटली डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज. दैट इज नॉट द मैटर ऑफ द कोर्ट. कोर्ट का मैटर इज पोस्ट द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स. पोस्ट आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, इशू ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, यू हैव टू गिव द इंटरेस्ट. That is as per this judgment. So following the next case is of Dani Wooltex Corporation and others
versus Shell Properties Private Limited and other. Supreme Court decided on 16/5/2024. Facts. Issued concern termination of arbitral proceeding under Section 32C of Arbitration Act. Arbitrator terminated proceeding citing claimant's absence. Question arose whether mere non-appearance or delay amounts to abandonment of the claim. दो पार्टीज के बीच में आर्बिट्रेशन इन्वोक हो गया, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को नोटिस दिया, दूसरी पार्टी आई नहीं और उसने उसको बात को कह दिया कि भाई ये दूसरी पार्टी तो आई नहीं, तो आपका तो क्लेम टर्मिनेटेड भी, अवार्ड मेरे फेवर में देना चाहिए, दूसरी पार्टी तो आई नहीं रही। तो अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन ये खड़ा हो गया कि दूसरी पार्टी अगर आई नहीं, वेदर द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कैन बी टर्मिनेटेड अंडर सेक्शन 32C merely because claimant failed to appear or participate what constitute abandonment of the claim sufficient to make continuation of the proceeding unnecessary or impossible। तो दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो दो बातें हैं, पार्टी आई नहीं या पार्टी ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। अगर पार्टी आई नहीं तो पार्टी एब्सेंट है, पार्टी आई नहीं तो पार्टी एब्सेंट है, और पार्टी ने अगर पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया तो पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया आपको। अगर पार्टी एब्सेंट है तो दैट विल नॉट अबैंडन योर क्लेम इज स्टिल वैलिड। अगर पार्टी ने आपको रिफ्यूज ही कर दिया है तो फिर क्लेम आपका रिफ्यूज किया जा सकता है, तो फिर आपका जो है हम इसको टर्मिनेट द प्रोसीडिंग कर सकते हैं। अगर पार्टी ने रिफ्यूज ही कर दिया है या फिर पार्टी ने एडमिट कर लिया कि हाँ आई विल गिव दिस अमाउंट एंड द पिटीशन फाइल्ड बाय द पिटिशनर इज एब्सोल्युटली राइट, तो उसके अंदर आपको वहां पे हम इसको कर सकते हैं। लेकिन मेरली पार्टी एब्सेंट है, उस बेसिस के ऊपर आप कहेंगे आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को ही आपका जो क्या कहते हैं जो क्लेम है उसको अबंडन कर दिया जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि मेयर एब्सेंस और फेलियर टू पार्टिसिपेट डज नॉट ऑटोमेटिकली अमाउंट टू अबंडनमेंट। अबंडनमेंट मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड अबंडनमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन क्लिंचिंग एंड कन्विंसिंग फैक्ट्स। ट्रिब्यूनल हैज ड्यूटी टू फिक्स हियरिंग इफ पार्टी रिमेन्स एब्सेंट। Recourse lies under section 25, not termination under section 32C. Termination under section 32C requires proof that continuation is necessary or unnecessary or impossible. Mere absence or non-participation is not equal to abandonment or abandonment must be clearly established. अगर clearly पार्टी ने मना किया, अगर पार्टी ने clearly मना किया है तो ही आप उसके abandonment की application को लेंगे। अगर पार्टी ने clearly mention नहीं किया mere absence तो आप उसको abandonment के लिए ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट केस इज MS Unibros वर्सेस ऑल इंडिया रेडियो, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड ऑन 19/10/2023। दोस्तों जिन जिन केस के अंदर जहां जहां जो केस 2025 के ना, जैसे कि ये तो दोस्तों आपको पढ़ के ही जाने, किसी भी हाल में मैं पढ़ा ही रहा हूं, पर आपको स्टिल इसको 2-2 3-3 बार आपको इसको करके जाना है। सो हम कहां थे? यूनिब्रोस वर्सेस ऑल इंडिया रेडियो, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड ऑन 19/10/2023। Appellant challenged the Delhi High Court judgment under Section 37 Arbitration Act. High Court had set aside the arbitral award under Section 34 to the extent it granted loss of profit to the appellant. Issues concerned whether claim for loss of profit due to delay in contract was valid issue. Can an arbitral award granting loss of profit without credible evidence be sustained? Whether such award is opposed to the public policy of India under Section 34(2)(b. वो कह रहा है कि एक पार्टी कह रही है कि इन दोनों के बीच में आर्बिट्रेशन चल रहा है। पार्टी कह रही है कि जब तक हमारा आर्बिट्रेशन चल रहा है, आर्बिट्रेशन होने की वजह से मेरा इतना प्रॉफिट हो सकता था जो कि मुझे नहीं हो रहा, तो मुझे लॉस ऑफ प्रॉफिट भी ग्रांट किया जाए आर्बिट्रल अवार्ड के अंदर। अब कोर्ट के सामने क्वेश्चन खड़ा होगा कि वेदर लॉस ऑफ प्रॉफिट कैन बी ग्रांटेड, और क्या ये पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है। तो दोस्तों इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट रिक्वायर्स क्रेडिबल एविडेंस ऑफ वायबल अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। Evidence may include contemporaneous project tender, opportunity declined, financial statement or contractual clauses. Mere reliance on Hudson's formula or estimate is insufficient without proof. वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि मेरा इतना लॉस हो सकता है, कह रहे हैं कि मेरा अप्रोक्सीमेटली इतना लॉस हो जाता होगा, इतना अप्रोक्सीमेट मेरा लॉस हो सकता है या होने वाला है, उस बेसिस के ऊपर आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट लेना है, आपको उसका सफिशिएंट एविडेंस लेना पड़ेगा कि एज पर माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि मेरा इतने अमाउंट का सच एंड सच मेरा इतना लॉस हो चुका है या मेरा इतना लॉस कंटिन्यूइंगली हो रहा है। यू हैव टू शो द फैक्ट्स एंड फिगर अलोंग विद एविडेंस कि मेरा ये कॉन्ट्रैक्टर था, ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर इस आर्बिट्रेशन की वजह से छूट के चला गया। तो यू हैव टू प्रेजेंट द एब्सोल्यूट फिगर्स, यू हैव टू प्रेजेंट द एब्सोल्यूट फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट।
In this case, appellant failed to substantiate loss of profitability. Arbitral award was patent illegal and perverse. Award set aside as being conflict with public policy of India. Exam ready principle: loss of profit claim must be supported by credible evidence. Formula alone are insufficient. An award without proof of actual loss is patent illegal and opposed to the public policy of India under section 34. वो कह रहा है अगर आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट लेना है तो आपको सबूत देना पड़ेगा. समझे अभिजीत? आपको सबूत देना पड़ेगा. नेक्स्ट केस इज आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड. बाल्को का केस है दोस्तों. बाल्को का एक और भी ओरिजिनल केस है. ये उसके बाद से उसके अलग केस है. बाल्को का ये पर ये अलग केस है. ये अभी रिसेंट अमेंडमेंट के अंदर आया है आपका. डिस्प्यूट कंसर्न द लिमिटेशन पीरियड अंडर सेक्शन 34(3) Arbitration Act for filing application to set aside a arbitral award. Respondent received signed copy of award on 9 April 2022. Application under section 34 was filed on 11/7/2022 after expiry of 90 days but within 3 calendar months. Question arose whether 3 months in section 34(3) means 90 days or calendar month. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा हो गया. इसको अवार्ड की कॉपी रिसीव हुई है 9 अप्रैल को और इसने फाइल किया है 11 जुलाई को. इसने अवार्ड के जो क्या कहते हैं अपील जो उसको चैलेंज फाइल किया है 11/7/2022 को. अब जो एक्ट कहता है वो कहता है कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ. अब यहाँ पे 3 मंथ को हम 90 डेज लें या 3 कैलेंडर मंथ लें. यहाँ पे हम 3 मंथ को 90 डेज लेंगे या फिर कैलेंडर मंथ लेंगे. इश्यूज इन्वॉल्व वेदर लिमिटेशन अंडर सेक्शन 34(3) शुड बी इंटरप्रेटेड एज 90 डेज और 3 कैलेंडर मंथ. Whether the filing on the next working day after expiry of 3 months when court was closed is valid. दोस्तों इसका यहां से इसके दोस्तों 3 मंथ और 90 डेज एक्सपायर हो गए थे 9 जुलाई 2022 को. लेकिन इसने क्लेम फाइल किया 11 जुलाई 2022 को, उसके भी 2 दिन बाद, क्योंकि कोर्ट उस दिन बंद था. तो क्या ये वैलिड है? क्या विद इन लिमिटेशन पीरियड है? कंक्लूजन: सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट सेक्शन 34(3) प्रोवाइड 3 कैलेंडर मंथ नॉट 19 डेज. Distinction: 3 month limitation period versus 30 days condonable period. Under section 12(1) date of receipt was 9/4/2022. Excluded limitation ran from 10 तारीख से आपकी लिमिटेशन चली, 9 जुलाई तक आपकी लिमिटेशन पीरियड था. सिंस 9 जुलाई को कोर्ट की छुट्टी थी तो 11/7 को अगर उसने एप्लीकेशन फाइल की तो वो वैलिड है. एप्लीकेशन हेल्ड विद इन लिमिटेशन. सेक्शन 34(3) में कैलेंडर मंथ है और 90 डेज नहीं है. दोस्तों इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो. इसके ऊपर केस स्टडी बन के आएगी. ऐसे ही आपको डेट्स दे देगा. यहां पे आपको बात रखना है, आपको 3 कैलेंडर मंथ ट्रीट करने हैं. मैं दोबारा कह रहा हूं 3 कैलेंडर मंथ ट्रीट करने हैं, उसको 90 डेज ट्रीट नहीं करना. 3 कैलेंडर मंथ्स नॉट 90 डेज. और अगर उस दिन पब्लिक हॉलीडे है, छुट्टी होके 1-2 दिन बाद फर्स्ट वर्किंग डे के ऊपर अगर वो फाइल करता है तो दैट इज विद इन लिमिटेशन पीरियड. ये दोस्तों केस इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है. इसके ऊपर केस स्टडी बहुत बढ़िया बना सकता है वो. इस डेट को अवार्ड हुआ, क्योंकि कंफ्यूजिंग करने के लिए मटेरियल है ना. तो आपको याद रखना है कि 3 कैलेंडर मंथ्स, सेक्शन 34(3) में 3 कैलेंडर मंथ लिखा है. 90 डेज उसको कंसीडर आप नहीं करेंगे. आपको 3 कैलेंडर मंथ गिनने हैं वहां से. नेक्स्ट केस इज बाल्टी बॉय एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लिमिटेड वर्सेस हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बॉम्बे हाई कोर्ट, 11/3/2025. Dispute arose under Arbitration Conciliation Act. Earlier arbitral award was set aside under section 34(37). Question: whether setting aside of a award bars re-arbitration on the same issue by the principle of res judicata. दोस्तों जैसे हमारा नॉर्मल केस के अंदर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है ना, कि अगर एक केस ऑलरेडी डिसाइडेड है तो उसको दोबारा से खोला नहीं जाता. क्या ये आर्बिट्रेशन के ऊपर भी एप्लीकेबल है? कि अगर आपका आर्बिट्रेशन में एक केस अगर आपका सेटल हो गया है तो उसके बाद आप उसका री इन्वोक कर सकते हैं आर्बिट्रेशन, या उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा. Does setting aside of an award operate as res judicata, preventing the same issue for being adjudicated again? कि अगर कोर्ट ने अवार्ड सेट असाइड करने का ऑर्डर दे दिया कि अवार्ड शैल बी सेट असाइड, तो पार्टी अब कहती है कि हम दोबारा से आर्बिट्रेशन इन्वोक करते हैं. तो क्या इस केस के अंदर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा या नहीं होगा? तो इसका कंक्लूजन है, कोर्ट हेल्ड दैट रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई व्हेन आर्बिट्रल अवार्ड इज सेट असाइड. पोजीशन ऑफ अ पार्टी रिवर्ट्स टू प्री अवार्ड स्टेटस. सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैकडर्मट इंटरनेशनल के केस के अंदर, क्लैरिफाइड दैट सेटिंग असाइड अवार्ड डज नॉट डिसाइड द मेरिट्स, ओनली सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अवार्ड. देयरफॉर पार्टीज मे रिस्टार्ट आर्बिट्रेशन अफ्रेश अनलेस एक्सप्रेसली बार्ड. Section 11 application for appointment of arbitrator was allowed. तो कहता है कि रेस जुडिकाटा इसको एप्लीकेबल नहीं होगा
अवार्ड सेट असाइड होने के बाद पार्टीज जो है वो प्री अवार्ड स्टेटस के ऊपर आ जाते हैं। अगर पार्टीज के बीच में ऐसा एग्रीमेंट है कि वो दोबारा आर्बिट्रेशन करना चाहते हैं तो दे आर फ्री टू डू आर्बिट्रेशन, कोर्ट हैज नो प्रॉब्लम विद देम। तो एग्जाम रेडी प्रिंसिपल, सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड डज नॉट एक्ट रेस जुडिकाटा, पार्टीज रिवर्ट टू प्री अवार्ड पोजीशन एंड मे आर्बिट्रेट फ्रेश। दोस्तों ये रेस जुडिकाटा का एक और केस है उसके अंदर, मेन केस लॉ बुक के अंदर, वो भी दोस्तों आपने रेफर कर लेना है, उसको भी आप रेफर कर लेंगे। दो, अब रेस जुडिकाटा के पूरी बुक में सिर्फ दो ही केस हैं दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। रेस जुडिकाटा के पूरी बुक में दो केस हैं। यहाँ भी था रेस जुडिकाटा का केस, रेस जुडिकाटा का भी लास्ट अटेम्प्ट में भी आया था। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। एयर वन चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जेस्टिगो एविएशन सर्विसेज लिमिटेड, ये आपकी बुक में पेज नंबर 99 पे दिया हुआ है। आर्बिट्रेशन की बुक में पेज नंबर 99 के ऊपर ये केस दिया हुआ है। दो केस है दोस्तों रेस जुडिकाटा के। अब अगर आपके पास रेस जुडिकाटा का केस आता है तो आपके पास एक ही पेज नंबर 99 वाला केस है। दूसरा आपका जो केस है वो है हमारा अमेंडमेंट वाला, पेपर में आने के चांस इसके हैं, बाल्टी बॉय वाले के। नेक्स्ट इज मिस विद्यावती कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड ऑन 7 January 2025. Dispute regarding payment under a contract. Dispute regarding payment under a contract. Contract provided for a three-member arbitral tribunal. Initially, 2 arbitrators were appointed with direction to appoint an umpire. Umpire later resigned. ठीक है जी, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था कि 3 मेंबर का आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बनेगा और 2 आर्बिट्रेटर मिलकर एक तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, दैट विल बी द अंपायर आर्बिट्रेटर। बाद में इसमें क्या हुआ, अंपायर आर्बिट्रेटर ने रिजाइन कर दिया। Appellant sought modification. Chief Justice appointed a retired Chief Justice of High Court as sole arbitrator. Respondent filed statement of defense but later objected to jurisdiction of the sole arbitrator. Sole arbitrator rejected objection and passed award. District judge set aside the award under section 34, holding the tribunal composition is illegal. High Court confirmed under section 37. Issue involved whether appointment of sole arbitrator was valid despite arbitration clause were requiring 3 आर्बिट्रेटर। अब इस केस के अंदर क्या हुआ, उनका अवार्ड, उनका एग्रीमेंट हुआ था 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। वो कोर्ट के पास चले गए क्योंकि उनके अंपायर आर्बिट्रेटर ने रिजाइन कर दिया था और जो हमारा ट्रिब्यूनल का कंपोजिशन था वो सिर्फ 2 आर्बिट्रेटर का रह गया था। अब 2 आर्बिट्रेटर से आपका कुछ भी डिसीजन मेजोरिटी फॉर्म नहीं कर सकता, तो कोर्ट ने उसके अंदर सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया। कोर्ट ने उसके अंदर सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, हाई कोर्ट ने उसकी बात को अफर्म कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो खड़ा हुआ, क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हो कि वेदर अपॉइंटमेंट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर was valid despite arbitration clause requiring 3 arbitrator। अब एग्रीमेंट, अब आर्बिट्रेशन का क्या प्रोसीडिंग है, इफ देयर इज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट विल प्रिवेल। एग्रीमेंट में लिखा है कि देयर विल बी 3 आर्बिट्रेटर, कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया 1 आर्बिट्रेटर। अब विच विल प्रिवेल, वेदर कोर्ट ऑर्डर विल प्रिवेल और एग्रीमेंट विल प्रिवेल, दोनों की बात इसके अंदर मान ली गई। कोर्ट ने 1 आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, एग्रीमेंट कह रहा है कि 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट होंगे। तो क्या ये अपॉइंटमेंट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर वैलिड है, वेदर द अपॉइंटमेंट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर इज वैलिड। तो यहाँ पे कोर्ट ने इसके अंदर हमको कहा है कि वेदर द रिस्पोंडेंट कुड रेज द जुरिडिक्शन ऑब्जेक्शन आफ्टर फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड रिस्पोंडेंट हैज एक्सप्रेसली एग्रीड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर ऑन 5/12/2003। वन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस वाज फाइल्ड, बार अंडर सेक्शन 16 अप्लाई टू जुरिडिक्शन ऑब्जेक्शन कैन नॉट बी रेज लेटर। वो कह रहे हैं कि जब कोर्ट ने कहा था कि मैं सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करूंगा तो तेरे से पूछ के ही तो कहा था, जब तूने एक्सप्रेसली एग्री कर दिया कि आप सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दो, तो अब तू ये क्वेश्चन खड़ा ही नहीं कर सकता कि 3 आर्बिट्रेटर थे कि नहीं थे। यू हैव एक्सप्रेसली एग्रीड, व्हेन यू हैव एक्सप्रेसली एग्रीड मींस यू हैव साइंड अ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट। आपने दोबारा से एक एग्रीमेंट कर दिया, डीम्ड एग्रीमेंट, आपने एक्सप्रेसली एग्री कर दिया कि मैं 1 आर्बिट्रेटर पे मान जाऊंगा, तो फिर आपने दोबारा एग्रीमेंट ही कर दिया ना, तो एग्रीमेंट विल प्रिवेल। तो कोर्ट कहता है इसमें मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है, तूने ही एग्री किया था ना कि एक अपॉइंट को कर दो, तो हमने कर दिया 1 आर्बिट्रेटर अपॉइंट। अब जब 1 अपॉइंट हो गया, अब तू फिर कह रहा है कि भाई ये तो गलत है, तो भाई इसमें तेरा फॉल्ट है, तूने एक्सप्रेसली एग्री किया है। तो यहाँ पे दोस्तों कोर्ट ने इसके अंदर हमको जो बताया वो था कि ऑब्जेक्शन फाइल्ड ऑन 24/4/2004 वाज राइटली रिजेक्टेड। डिस्ट्रिक्ट जज एंड हाई कोर्ट एरर्ड इन सेटिंग असाइड द अवार्ड सोली ऑन ग्राउंड ऑफ ट्रिब्यूनल कंपोजिशन। एग्जाम रेडी प्रिंसिपल, वंस पार्टी कंसेंट टू अपॉइंटमेंट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर एंड फाइल द स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, जुरिसडिक्शन ऑब्जेक्शन कैन नॉट बी रेज लेटर। अगर आपकी स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल होगी, दोनों पार्टी ने एग्री करके एक सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दिया, फिर उसके बाद जुरिसडिक्शन का क्वेश्चन खड़ा नहीं किया जा सकता। सेक्शन 16 बार द जुरिसडिक्शनल ऑब्जेक्शन आफ्टर सबमिशन ऑफ डिफेंस। तो ये भी दोस्तों आप इसको मार्क करें, ये भी पेपर में आने की संभावना है क्योंकि ये लेटेस्ट जजमेंट है, लेटेस्ट केस लॉ है। ये 25 वाले तो दोस्तों आपको स्किप करके जाने ही नहीं है। लास्ट केस लॉ
दोस्तों लास्ट केस लॉ फॉर द अमेंडमेंट सीरीज इज गायत्री बालास्वामी वर्सेस MSISG Novasoft Technologies Limited. Supreme Court decided on 30/4/2025. Facts. Dispute arose under Arbitration and Conciliation Act 1996. Question concerned whether the courts under Section 34 can modify the arbitral award or only set aside them. Award contained inadvertent error, clerical, typographical. Respondent argued court had no power to modify, only to annul. Whether the court under Section 34 have power to modify or sever portion of the arbitral award while retaining the rest. दोस्तों सेक्शन 34 बात करता है चैलेंज ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड की। यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा होगा कि क्या कोर्ट सेक्शन 34 की एप्लीकेशन के अंदर क्या सिर्फ अवार्ड को सेट असाइड ही कर सकता है या उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। वेदर द कोर्ट हैज पावर टू मॉडिफाई द अवार्ड ऑल्सो, उसका अगर मेजर पार्ट को वो मॉडिफाई करना चाहे तो क्या वो कर सकता है। तो यहां पे दोस्तों कोर्ट ने इसके अंदर बात बताई, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 34 इनहेरेंटली इंक्लूड लिमिटेड पावर टू मॉडिफाई अवार्ड्स. कोर्ट can apply the doctrine of severability, modify separable portion of the award while retaining the valid part. Court may rectify the computational, clerical, typographical, manifest error without engaging in merits review. Modification is distinct from appellate jurisdiction or review powers. It is limited corrective power. Denying such power would cause hardship, delay and defeat the arbitration proceeding. वो कह रहा है कि अगर जो आपकी क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हैं, कोई छोटा मोटी अगर उसमें कुछ चीज है जो सेपरेट है, मतलब जिससे बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो कोर्ट की पावर है वो उसको मॉडिफाई भी करके दे सकता है। इससे कोर्ट का समय बचेगा और इसके अननेसेसरी बर्डन इसके अंदर नहीं पड़ेगा। आर्बिट्रेशन जो है वो एक्सपीडियसली फॉलो होगी। तो लास्ट के अंदर दोस्तों इसमें एग्जाम रेडी प्रिंसिपल क्या है, सेक्शन 34 कोर्ट कैन सीवर एंड मॉडिफाई पोर्शन ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड, लिमिटेड पावर, inadvertent errors, clerical, typographical can be corrected. This is not appellate review. छोटी मोटी करेक्शन को आप रिव्यू नहीं कहेंगे, उसको रिव्यू की पिटीशन आप नहीं मानेंगे। छोटी मोटी क्लैरिकल वो इतनी पावर कोर्ट की है। दोस्तों आई होप आपको ये जो सीरीज है आपको अच्छी लगी होगी। ये भी पहले आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, है ना। तो आपके एग्जाम दोस्तों बिल्कुल पास हैं। तो ये आपका अमेंडमेंट का इसमें कवर हो गया है। और जो जो आपके दोस्तों ने आर्बिट्रेशन का सब्जेक्ट लिया हुआ है, प्लीज रेफर दिस वीडियो टू देम, दिस विल हेल्प देम अ लॉट। और मेरा इसके पहले जो केस लॉ का मैंने छोटा सा एक सेशन लिया वो भी दोस्तों आप देख सकते हैं। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और आप मेरी पूरी की पूरी केस लॉ की जो मेरी बुक है, अगर आप वो पूरी की पूरी पढ़ के अच्छे से आप उसको स्टडी कर लेते हैं, देन यू विल बी एट अ वेरी वेरी एज फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। आपको फटाफट उसके अंदर केस लॉस मिलेंगे। और जो मेरी केस लॉ की नोट, जो मेरी आर्बिट्रेशन मीडिएशन कंसिलिएशन की नोट्स वाली बुक है, उसको भी दोस्तों आपको रेफर करके जाना है। देन योर एग्जाम्स विल बी वेरी वेरी good and you will score very very good marks. So dosto, all the best for your exams, and this was from my side. If you require any other help, you can contact me on Instagram. You can direct message me on Instagram and ask your queries me there. So thank you so much, and subscribe Focus Lexicon and share this video whosoever is giving the paper of arbitration. All the best.